हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है गुडविल। देखिए, आपने गुडविल जो है उसके बारे में पहले भी सुना होगा आपने। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल होती क्या है? गुडविल का मतलब है किसी की प्रसिद्धि। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं इस तरह से कि एक मुंबई के अंदर एक वड़ा पाव वाला एक सड़क के किनारे एक ठेला लगाया करता था। वो जब ठेला लगाता था तो उसके पास में उस ठेले के ऊपर जो आइटम हुआ करते, बहुत ज्यादा अच्छी सेल हुआ करती थी उसकी। उसमें जो आइटम थे वो करीब आप मान के चलिएगा 5000 के आइटम थे। और वो रोजाना 5000 रुपए का माल लेके आता था। और 5000 का माल मतलब सब कुछ मिला के 5000 का माल था उसका, जिसमें सारे बर्तन वर्तन भी आ गए उसके पास में, और बाकी जो रॉ मटेरियल था वो भी आ गया। और वो रोजाना बढ़िया पैसे, कम से कम 2 से 3 हजार रुपए रोजाना कमा के जाता था। एक दिन एक आदमी ने कहा कि भाई, ये जो तेरा ठेला है ये मुझे दे दे। तू यहाँ पर ठेला नहीं लगाएगा, आसपास में कहीं नहीं लगाएगा, और जो तेरा जो भी इस ठेले की कॉस्ट है वो तू मुझसे ले ले। तो उसने कहा भाई, ठेले की कॉस्ट तो कितनी है? देखो सीधी सी बात है, ये सब कुछ बर्तन वर्तन मिला के ठेले की कॉस्ट तो मेरी बनती है, मान लेते हैं वो 10,000 रुपीज कॉस्ट है। बोल पकड़ 10,000 रुपीज, और तू यहाँ पर आप धंधा नहीं करेगा, धंधा मैं करूंगा यहाँ पर। तो बोला भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरी वैल्यू दे दो। तो वो वैल्यू तूने बताई दी, कितनी है वैल्यू? वैल्यू है 10,000। बोल ठीक है, मैं देखो दे रहा हूँ 10,000 रुपीज। तो बोला भैया, ये केवल इसकी वैल्यू है 10,000। यहां पर मैंने इतने दिनों मेहनत की है, तब यहां पर कस्टमर मुझसे जुड़े, और इतनी मेहनत करने के बाद में ये जो लोग आते हैं और मुझसे सामान खरीदते हैं, और मुझसे 2 या 3 हजार रुपए की रोज की सेल होती है, जिसके अंदर में कम से कम 50% मार्जिन मेरा हो जाता है। तो तुम जो दे रहे हो ना, ये केवल और केवल उस ठेले की कॉस्ट दे रहे हो, तुम मेरी गुडविल का पैसा नहीं दे रहे हो। बोल भैया गुडविल का कितना है? बोला भैया गुडविल के लगेंगे 2 लाख रुपए। यानी कि ये बिजनेस मैं तुम्हें बेचूंगा कितने में? 2,10,000 के। समझना बात को, 10,000 केवल उसकी जो कॉस्ट है, जो वहां सामान रखा हुआ है उस सामान की वैल्यू है 10,000 रुपीज। 2 लाख रुपए तो उसने जो दिखाई नहीं दे रही वो गुडविल, परंतु कस्टमर केवल उसको देखकर ही आता है। कस्टमर केवल उसको देखकर ही आता है, तभी उसकी सेल होती है। तो बोले भैया, मैं 10,000 तुमको बेच दूं, तुम तो कल से तुम 1,500 रुपए 2,000 रुपए कमाने लग जाओ प्रॉफिट के। भैया ऐसा नहीं है, 10,000 रुपए केवल किसकी वैल्यू है? ये जो सामान दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू है। इसके पीछे जो कस्टमर आते हैं, वो जो दिखाई नहीं दे रही है वो क्या चीज है? वो है गुडविल। और उसके लूंगा मैं कितने? 2 लाख रुपए। तो समझना, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट से दिखाई नहीं देती है, पर उसका वैल्यूएशन होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, आदर्श संपत्ति है, दिखाई नहीं देती है, परंतु उसका वैल्यूएशन होता है। तो आज हम बात करेंगे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। समझना मेरी बात को ढंग से। गुडविल के वैल्यूएशन करने के लिए गुडविल का यदि आप वैल्यूएशन करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में गुडविल का यदि वैल्यूएशन करना चाहते हो तो वैल्यूएशन करने से पहले मैं आपको गुडविल के नेचर के बारे में बता देता हूं। गुडविल होती कितने तरह के हैं? 3 तरह के नेचर होते हैं गुडविल के। मार्केट के अंदर 3 तरह की गुडविल पाई जाती है: पर्सनल गुडविल, इंस्टीट्यूशन गुडविल एंड कैजुअल गुडविल। 3 तरह के नेचर की मार्केट में गुडविल पाई जाती है। पहली होती है पर्सनल गुडविल, सेकंड होती है इंस्टीट्यूशन गुडविल, और थर्ड होती है कैजुअल गुडविल। पर्सनल गुडविल, इंस्टीट्यूशन गुडविल, कैजुअल गुडविल। समझना मेरी बात को ढंग से। यदि आप यूं नहीं समझ सकते हैं तो एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। 3 तरह के नेचर होते हैं गुडविल के। कितने तरह के नेचर? बहुत नॉर्मल आसान भाषा में देखिए, 3 तरह के नेचर होते हैं। एक होती है आपके पास में डॉग के नेचर की गुडविल, एक होती है आपके पास में कैट के नेचर की गुडविल, और एक होती है रेट के नेचर की गुडविल। समझना मेरी बात को। डॉग के नेचर की गुडविल का मतलब क्या है? डॉग के नेचर की गुडविल का मतलब होता है एक
पर्सनल गुडविल होती है, किसी व्यक्ति विशेष की गुडविल होती है। लोग केवल उस व्यक्ति विशेष के साथ ही अपना संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक इंस्टीट्यूट है जयपुर में जिसका नाम है स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है। वहां एक टीचर पढ़ाते हैं जिनका नाम है राजवीर सर। राजवीर सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, बहुत रोचक तरीके से वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। लोग बाग उनके फैन हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने के लिए। दूर दूर से उनसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए लोग आते हैं। अब यदि राजवीर सर उस इंस्टीट्यूट से हटकर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चे उनके पीछे पीछे उस दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि राजवीर सर की जो गुडविल है वो किस तरह की गुडविल है, वो है पर्सनल गुडविल। ये डॉग के नेचर की गुडविल होती है। डॉग के नेचर की गुडविल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि डॉग की एक हैबिट होती है कि वो अपने ओनर के साथ साथ चलता है। ओनर यहां है तो वो यहां रहेगा, यहां है तो यहां रहेगा। तो इस तरह की जो गुडविल होती है उसको बोलते हैं पर्सनल गुडविल, यानी कि डॉग के नेचर की गुडविल। तो सबसे बेस्ट गुडविल होती है, फर्स्ट नंबर की गुडविल है। सेकंड जो गुडविल होती है वो होती है इंस्टीट्यूशन गुडविल। कौन सी गुडविल होती है? इंस्टीट्यूशन गुडविल। जैसे कि स्प्रिंग बोर्ड मैंने इंस्टीट्यूट बताया, लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं। कुछ बच्चे उसमें ऐसे आते हैं कि उनको सब पढ़ना हमको केवल स्प्रिंग बोर्ड में, क्योंकि वो सिलेक्शन बहुत देता है। सिविल सर्विसेज में RS IAS बहुत ज्यादा बनते हैं वहां से, तो इसका मतलब हमें पढ़ना केवल स्प्रिंग बोर्ड से। तो वो लोग केवल और केवल वहां पढ़ने के लिए आते हैं। उनको कैंपस से मतलब, उनको नहीं पता होता उन लोगों की कौन टीचर उसमें पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा होगा। वो सोच लेते हैं कि वहां पढ़ा रहा होगा वो सबसे बेस्ट टीचर ही होंगे, वहां पर कम लेवल के टीचर नहीं होंगे। तो वहां लोग पढ़ने आते हैं, तो उनको केवल किससे मतलब है? उस इंस्टीट्यूट से मतलब है, वहां की फैकल्टी से मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो गुडविल होती है वो होती है कौन सी? इंस्टीट्यूशन गुडविल। इसको कैट के नेचर की इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैट को एक जगह से यदि लगाव हो जाता है तो वो उस कैंपस, उस एरिया में ही रहती है, उस एरिया को छोड़कर नहीं जाती। उसको आप दूर से दूर भी भेज दोगे तो भी वो वहीं पर घूम फिर के, बहुत दूर भेज दोगे तो ही वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो उस कैंपस में वापस जरूर आएगी। तो इस तरह की गुडविल होती है, वो कौन सी होती है? इंस्टीट्यूशन गुडविल। सेकंड नंबर की गुडविल होती है ये। थर्ड नंबर की गुडविल, सबसे बुरी गुडविल, जिसको बोलते हैं रेट के नेचर की गुडविल, जिसको कैजुअल गुडविल बोलते हैं। कैजुअल गुडविल का मतलब, रेट के नेचर की गुडविल का मतलब ये होता है कि रेट एक जगह टिक के नहीं रहता है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है, कभी यहां पर है। सेम ऐसी ही गुडविल होती है। किसी के पास ऐसी गुडविल है तो आप कंफर्म नहीं कह सकते कि ये गुडविल इसके पास टिकी रहेगी। वो कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। ये निश्चित गुडविल नहीं होती। इस तरह की जो गुडविल होती है उस पर बहुत कम विश्वास किया जाता है। तो 3 तरह की गुडविल मार्केट में पाई जाती है, जो कौन सी है? डॉग गुडविल, कैट गुडविल एंड रेट गुडविल, यानी कि पर्सनल गुडविल, इंस्टीट्यूशन गुडविल एंड थर्ड हो गई कौन सी? थर्ड हो गई आपकी कैजुअल गुडविल। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं ये जो गुडविल है, इस गुडविल की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। हमें क्या क्या चीज इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी या क्या क्या चीज इसमें निकालनी पड़ेगी, किन किन चीजों से? एलिमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें एलिमेंट कौन कौन से चाहिए, हमें किस तरह के एलिमेंट, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए आपको 3 तरह की चीजें चाहिए। किन तरह की चीजें चाहिए? 3 तरह की। समझना मेरी बात को ढंग से। एक तो चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट। एक चाहिए आपको कौन सा? एवरेज प्रॉफिट। एक चाहिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट। और एक चाहिए आपको सुपर प्रॉफिट। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था, ये सेम वैसा ही है। देखिए, लगभग सेम वैसा ही है, कुछ थोड़ा सा उससे एडवांस है, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है उससे। ठीक है, तो आपने 12th क्लास से पढ़ रखा है तो बिल्कुल आपको जल्दी समझ में आएगा ये। परंतु ये ना समझें कि 12th क्लास में आता था तो यहां पर भी आता होगा हमको, नहीं। ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ज्यादा है। समझना बात को ढंग से। एवरेज प्रॉफिट को यहां पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको भाई? एक्चुअल। वहां पर हम 12th क्लास में एवरेज प्रॉफिट ही बोलते थे, यहां पर अपन इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले
थोड़ा उल्टा चलेंगे भाई। पढ़ने के तरीका क्या है, मैं थोड़ा उल्टा पढ़ा दूंगा इसको, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले भाई सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, कि मैं पूछूं कि भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे भैया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक हो गया ये। फिर किसी ने मुझे कहा कि भाई आप ये बताओ, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो मैंने कहा मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट की। देखिए थोड़ा उल्टा चल रहा है हम इसके अंदर, कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा उल्टा हो रहा है हमारा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है अपने पास में, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो फिर बात आई कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी भाई? क्वेश्चन में आपको, अधिकतर क्वेश्चन में क्या होगी, गिवन होगी। और मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल भी सकते हैं। वैसे अधिकतर क्वेश्चनों में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो आपको जरूरत नहीं है। 100 अपनी जगह ठीक है। अब बात है कि भाई ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ठीक है भाई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड होती है दो, एक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और एक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। समझना बात, दो तरह की कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलते हैं सब दो तरह की, कैसे? ओपनिंग क्लोजिंग कैसे? अरे भैया 2016-17 और 17-18 की दो बैलेंस शीट है, तो पहली वाली बैलेंस शीट से निकलेगी वो ओपनिंग निकल जाएगी, सेकंड बैलेंस शीट से निकलेगी वो क्लोजिंग निकल जाएगी। तो सिंपल सी बात की ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग निकलेगी वो क्लोजिंग बैलेंस शीट से। ठीक है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? बहुत सिंपल सा काम है, तीन तरीके हैं आपके पास में। या तो आप एक काम करो, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 का। सिंपल सा, दोनों का एवरेज निकल गया। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यूं कर लें, आप एक काम करें, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यहां लिखें और उसमें ऐड कर दें हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, यूं कर दें। ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो आप यूं कर दें, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, यूं कर दें। बात एक ही है। तो कौन सा वाला तरीका यूज करना चाहिए भैया? तीनों ही तरीके सही हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग से निकाल दो। वो क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका यूज किया जाना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर तरीका कौन सा होता है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। हमारे अधिकतर जो इलस्ट्रेशन क्वेश्चन जो होंगे बुक में दिए होंगे वो अधिकतर इसी पैटर्न के होंगे और इसी तरीके से आपके पास में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट किया जाएगा भाई? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बोला सर ठीक है, बात तो समझ में आ गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया जाएगा, पर अब ये तो बता दो कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। मेन खेल क्या है? एवरेज तो बता दिया आपने कि एवरेज तो ऐसे निकल जाएगा, पर अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैसे?
तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं बताता हूं आपको तरीका, समझना बात को ढंग से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं, बहुत सिंपल सा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है भाई, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल सी बात है। आपको असेट्स लेनी है, असेट्स में ध्यान रखना दो ही तरह की असेट्स आएगी, एक तो फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स। दो तरह की असेट्स आई, फिक्टिशियस असेट्स नहीं आती है। ओके, फिक्स असेट्स में प्रॉपर्टी आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, इक्विपमेंट, और सारी की सारी आएगी रिलाइजेबल वैल्यू पर। रिलाइजेबल वैल्यू मतलब उनका वसूली मूल्य, कि मार्केट में बेचें तो पैसा कितना आएगा उनसे। है तो बैलेंस शीट के अंदर मान लो वो 80,000 रुपए की, पर मार्केट में बेचने जाए तो उसका बाजार मूल्य वो बिकेगी केवल आपकी 60,000 रुपए के अंदर, तो 60,000 जो रिलाइजेबल वैल्यू है वही लिखी जाएगी। करंट असेट लिखी जाएगी, करंट असेट्स ध्यान रखना आफ्टर प्रोविजन, प्रोविजन को लेस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो लिखी जाएगी। डेटर से आपके पास, डेटर से आपके पास में 10,000 के 2,000 का प्रोविजन है, तो कितना हो गया? 8,000 का। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। वो कोई ब्याज कमाने के लिए, कुछ इंटरेस्ट के लिए, यदि कहीं कमीशन के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करती है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएंगे, पेटेंट ट्रेडमार्क बता ही दिया आपको, जो इंटेंजिबल असेट्स है वो इसी का पार्ट होती है, तो वो भी रिलाइजेबल वैल्यू की आएगी। हाँ, फिक्टिशियस असेट्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड, फिक्टिशियस असेट्स नहीं लिखी जाएगी। लेस करना उसमें से जितनी भी करंट लाइबिलिटीज है सारी लेस कर दो, ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज सारी लेस कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये लेस करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इफ द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स नॉट गिवन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस करना है। परंतु यदि किसी असेट्स का बाजार मूल्य दिया हुआ है, वसूली मूल्य दिया हुआ है, रिलाइजेबल वैल्यू दी हुई है, तो यदि उसकी रिलाइजेबल वैल्यू ले लेते हो आप, समझना बात को, यदि उसकी रिलाइजेबल वैल्यू ले लेते हो तो फिर उस कंडीशन के अंदर आपको उसका डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना है। समझना मेरी बात को। एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग है वो है 1 लाख, इधर लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 का, बिल्डिंग लिखी हुई है इस तरफ 1 लाख की, इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग कितना है? 10,000 का। तो 1 लाख में से 10,000 गए तो 90,000 बचा। परंतु नीचे लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग की जो रिलाइजेबल वैल्यू है वो है 70,000। कितनी है? 70। तो आप रिलाइजेबल वैल्यू लोगे, और जब रिलाइजेबल वैल्यू 70,000 ले लोगे तो वो 10,000 वाला जो डेप्रिसिएशन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसको कंसिडर करना ही नहीं है, वो डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिखा जाएगा क्योंकि रिलाइजेबल वैल्यू ही ले ली आपने। तो फिर डेप्रिसिएशन जब मार्केट में 70,000 में बिकी जाएगी तो उसका मूल्य निकालने की, अलग से वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में कोई फंड, तो फ्यूचर लायबिलिटीज के कोई फंड होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी फंड हो गया, तो वो लेस करने हैं भाई। तो आ जाएगा आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओपनिंग बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम लोगे तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि अगले साल वाली बैलेंस शीट के आइटम लोगे तो वो कौन सी हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो ये बात थी किसकी? कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो मैंने बताया आपको कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद में क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों हो जाएगा। 3 तरीके से आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, या तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, या फिर ओपनिंग में ऐड कर दो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, या क्लोजिंग में से लेस कर दो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, तो आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को आप यहां ऊपर लिखोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को आप यहां लिखोगे, ऊपर लिखोगे, और ऊपर लिखकर इंटू कर दोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन होगा, इंटू कर दोगे 100। तो भाई पीछे की दो चीज तो क्लियर होगी। अब जो मेन खेल बचता है वो बचता है आपका कौन सा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या बचता है भाई? जो मेन खेल बचता है वो बचता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है तो समझना बात, बड़ा सिंपल सा तरीका। देखिए आपको दिया क्या होगा, आपको यहां पर कुछ प्रॉफिट दिए होंगे। मैं एक नया पेज ले लेता हूं, ज्यादा बेटर है, वो जल्दी समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई? आपको जिस आप गुडविल निकालनी है उसके लास्ट के कुछ सालों के आपको प्रॉफिट दिए हुए होंगे। जैसे आपके पास में 2014, 15, 16, 2017 ऐसे कुछ प्रॉफिट दिए हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट दिए हुए। ध्यान रखना कि जो भी आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 2014, 2015, 2016, 2017 यहां कुछ प्रॉफिट दिए। ठीक है, ये कुछ प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको भाई। ठीक है, इन प्रॉफिट के अंदर आप करेंगे कुछ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कुछ ऐड या कुछ लेस करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपके पास में ये वाला प्रॉफिट आएगा, एडजस्टमेंट कौन से होंगे मैं बताता हूं अभी। कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाले जो प्रॉफिट आएंगे वो कहलाएंगे आपके पास में एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या कहलाएगा भाई? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट आने के बाद में इन प्रॉफिट का निकलेगा एवरेज। क्या निकलेगा इनका? इन सब का निकलेगा आपके पास में, इन सबको मिला के इनका निकल जाएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज दो तरीके से निकलता है, एक तो सिंपल एवरेज होता है और एक होता है वेटेज एवरेज। एक तो सिंपल एवरेज होता है और एक होता है वो वेटेज एवरेज। जब एवरेज आ जाएगा यानी एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें होंगे कुछ एडजस्टमेंट और ऐड होगा या फिर लेस होगा। एडजस्टमेंट होने के बाद जो आएगा वो आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। वापस समझ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं इन चीजों को। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको लास्ट ईयर के कुछ ईयर के आपको प्रॉफिट दिए हुए होंगे, उन प्रॉफिट को अपन यहां लिख देंगे। उसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे, एडजस्टमेंट कौन कौन से होंगे वो भी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उन एडजस्टमेंट को करने के बाद में ये एडलेस एडलेस एडलेस, जिसमें ऐड करना वो ऐड हो जाएगा, जिसमें लेस करना है वो लेस हो जाएगा। तो इन प्रॉफिट को बोलते हैं अपन एडजस्टेड प्रॉफिट। इन एडजस्टेड प्रॉफिट का निकलता है फिर एवरेज। एवरेज दो तरीके से निकलता है, सिंपल एवरेज, वेटेज एवरेज। सिंपल एवरेज तब निकलता है जब प्रॉफिट कम हो रहे हो या फिर ज्यादा हो रहे हो, मतलब कभी कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए, कभी कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए। कंटिन्यू कम या कंटिन्यू ज्यादा नहीं हो रहे हो, कि केवल बड़ी बढ़ रहे हैं या कम ही कम हो रहे हो। तब तो कम ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, तब तो निकलता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में कुछ नहीं होता है, जैसे कि 5000, 8000 है, फिर 2000 है, फिर 9000 है, तो ये ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा कम। तो इसमें सिंपल एवरेज निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है भाई, इन सबको ऐड कर दो और कितने हैं ये 4, तो इनमें 4 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्लियर है? ये हो गया आपका सिंपल एवरेज। क्या हो गया आपका? सिंपल एवरेज। सिंपल मतलब सबको जोड़ा और डिवाइड कर दिया, कितने का? 4 का। 5 ईयर के तो 5 ईयर के कर दो। वेटेज एवरेज क्या होता है? वेटेज एवरेज के अंदर जैसे कि 5000 है, फिर 8000 है, फिर 9000 है, फिर 12000, तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंस सेम 1000, कुछ भी बढ़े, चाहे 1 रुपए बढ़े तो बढ़ना चाहिए। बढ़ रहे हैं या फिर रेगुलर कम हो रहे हैं, तो वेटेज एवरेज होता है। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर इनके वेट से। वेट कंटिन्यू सीक्वेंस में दिया जाता है, फर्स्ट ईयर को पहला वेट, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, जो भी हो ईयर, मतलब 1 2 3 4 5 नॉर्मली इसी तरीके से वेट दिया जाएगा। वेट देने के बाद में आपके पास में
ये आ जाएगा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे, जैसे 5000 आ गया, ये 16000 आ गया, ये 27000 आ गया, ये 48000 आ गया। हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद में इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के बाद में जैसे कि 5000 प्लस 16000 प्लस 27000 प्लस 48000, तो ये हो गया 96000, ये हो गया 96000 और 1 2 3 1 3 3 6 6 और 10, तो हम 96000 में क्या करेंगे, यहाँ 96000 में डिवाइड कर देंगे इसका 10 का, 96000 में डिवाइड कर देंगे इसका 10 का, तो ये आ गया 9600। तो ये जो एवरेज आएगा वो कहलाएगा आपके पास वेटेज एवरेज। और जो ऊपर वाला था 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 6000, ये हो गया सिंपल एवरेज। दोनों में फर्क है, यदि प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हो या प्रॉफिट कंटिन्यू कम हो रहे हो तो लगता है आपके पास वेटेज एवरेज, और प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा है तो निकलता है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज के अंदर उन सभी प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और जितने भी नंबर ऑफ ईयर है उसका डिवाइड कर देते हैं। वेटेज एवरेज के अंदर उनको वेट देते हैं, वेट नॉर्मली आपके पास में ईयर के हिसाब से दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 वेट दे देंगे, वेट देने के बाद वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, फिर टोटल प्रोडक्ट के अंदर टोटल वेट का डिवाइड कर देंगे तो आपका वेटेज एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज आने के बाद में फिर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट में फिर एडजस्टमेंट होगा और वो आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एडजस्टमेंट हुआ भाई दो जगह, पहला एडजस्टमेंट हुआ यहां पर, सेकंड एडजस्टमेंट हुआ यहां। पहला एडजस्टमेंट नॉर्मल प्रॉफिट में हो जाता है और सेकंड एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद होता है। तो बात यह है कि भाई ये दो एडजस्टमेंट जो होते हैं वो होते कैसे हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, समझ लो बात को। दो जगह एडजस्टमेंट होंगे, दोनों की बात बताऊंगा मैं। पहला एडजस्टमेंट सिंपल प्रॉफिट के बाद ही हो जाता है तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकलता है, एडजस्टेड प्रॉफिट का निकलता है फिर एवरेज, फिर एवरेज प्रॉफिट में फिर होते हैं एडजस्टमेंट तो निकलता है कौन सा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पहले एडजस्टमेंट की। पहले एडजस्टमेंट में भाई कौन से आते हैं, पहले एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं, हम निकाल लेते हैं। पहले एडजस्टमेंट की एक अपने पास में फाइल है, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा आपके पास में, उसको देखना। तो देखिएगा हमारे पास में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के अंदर किस तरह से निकलता है, आपको प्रॉफिट दिए होंगे, उस प्रॉफिट के अंदर हम जितने भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, कौन से एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस है, उनको तो करेंगे ऐड, मोटी बात। और जो एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल प्रॉफिट है जो नहीं होंगे, मतलब एबनॉर्मल अचानक से हो गए, जैसे मान लीजिए किसी साल फायर के होने से बिजनेस में अपना आग लग गई थी, आग लगने से आपको 50,000 का लॉस हो गया। तो ये लॉस एक रेगुलर लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है। यदि ये प्रॉफिट में इंक्लूड हो रखा है तो गलत है, उसके बिहाफ पर आप गुडविल नहीं पता कर सकते। किसी साल हो सकता है अचानक से हो जाए, पर इससे आपके कंटिन्यू प्रॉफिट पर फर्क थोड़े पड़ेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है, वो उसमें गुडविल पर फर्क नहीं पड़ता, वो तो किसी कारण से हो गई, वो हर साल थोड़े आग लगेगी, हर साल ही आग लगेगी भाई, निश्चित हो गया भाई हर साल जून में आग लगेगी भाई हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होता है। तो गुडविल पर फर्क नहीं पड़ता है। यदि ऐसा हो रखा हो तो उन प्रॉफिट का वापस एडजस्टमेंट कर देते हैं, उन प्रॉफिट को हटा देते हैं, उन प्रॉफिट को या लॉसेस को। इसलिए हम जो एबनॉर्मल इनकम है उनको हटा देंगे, उनको तो कर देंगे लेस क्योंकि वो गलत जुड़ी हुई है, और एबनॉर्मल एक्सपेंस जो गलत लेस हो रखे हैं उनको कर देंगे ऐड। तो वो लॉस किसी का भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, करंट असेट्स में कोई वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो ऐड कर देंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर कोई वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको लेस कर देंगे। डिक्रीज मतलब कमी,
इंक्रीज ऑफ करंट असेट्स को ऐड कर देंगे, ये भी ऐड करना है, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको भी ऐड करना है, कमी आ रही है करंट लायबिलिटीज में तो भी वो भी ऐड। ये बात हो ही चुकी है अपने पास में। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स कम हो रही है तो लेस करना है, करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है तो लेस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस करने हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स लेस करने हैं, और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पहले बताया था मैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेते हैं, और उससे होने वाली इनकम को भी हम क्या नहीं करते हैं, इस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। यदि हो रखा है तो उसको यहां से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा भैया एडजस्टेड प्रॉफिट। मैंने बताया था सारे एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएंगे। यदि आपके 4 ईयर है, मैंने बताया 2014, 15, 16, 17, 4 साल है, चारों साल के आपके पास में क्या आ जाएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, और उन एडजस्टेड प्रॉफिट का हम निकाल देंगे क्या, एवरेज, उनका निकाल देंगे एवरेज। फिर मैं बताया था एवरेज 2 तरह से निकलता है, एक तो सिंपल एवरेज और एक वेटेज एवरेज। एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद फिर एक एडजस्टमेंट और होता है, एक ऐड और लेस कुछ और करना होता है। वो कैसे करते हैं तो वो देखना, वो कैसे किया जाता है। वो एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद में एवरेज प्रॉफिट को ऊपर लिख देंगे, फिर उसमें एडजस्टमेंट होगा, स्टेटमेंट शोइंग द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब ये बताना चाहता है कि ये अब तक के प्रॉफिट तो लास्ट पिछले सालों के हिसाब का एवरेज था, पर गुडविल तो आने वाले टाइम के लिए होती है, तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो कि अब तक तो थे पर अब नहीं होंगे, उनको आप क्या कर दो, उससे एक्सपेंस नहीं होगी तो इनकम बढ़ जाएगी, तो वो इनकम बढ़ाओ आप। और कोई इनकम अब तक तो थी पर अब वो इनकम नहीं होगी, तो मतलब फ्यूचर में वो इनकम कम हो जाएगी, कम होगी तो प्रॉफिट को क्या कर दो, कम कर दो। तो फ्यूचर पर होने वाले इफेक्ट अब डलेंगे इसके ऊपर, तो वो एवरेज प्रॉफिट में डलते हैं। कोई एक्सपेंसेस है जो कि क्या नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, भैया ऐड कर दो। कोई इनकम, प्रॉफिट विल राइज इन फ्यूचर, कोई इनकम बढ़ गई फ्यूचर में तो ऐड कर दो। एक्सपेंसेस नहीं होगा तो ऐड कर दो फ्यूचर में, और इनकम होगी तो ऐड कर दो। सेविंग डेप्रिसिएशन ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स की वैल्यू कम या ज्यादा होती है तो उसके डेप्रिसिएशन पर भी फर्क पड़ता है। वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन कम लगता है, वैल्यू ज्यादा होती है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है। ज्यादा लगता है डेप्रिसिएशन तो इसका मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन है, और लेस किया जाएगा, और डेप्रिसिएशन कम होता है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन की सेविंग है तो उसको ऐड किया जाएगा। वो एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होंगे तो उसको कम कर दो भाई। कोई इनकम जो फ्यूचर में नहीं होगी, कोई प्रॉफिट, तो उसको कम कर दो भाई। फेयर रेम्युनरेशन हो ओनर का तो वो कम करना है। इनकम फ्रॉम ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो कम करना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन, मैंने कहा था वैल्यू बढ़ी है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, तो उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड इन फ्यूचर और प्रोविजन फॉर टैक्स और एट करंट रेट, तो ये सारे एड लेस करने के बाद आएगा आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो 3 चीज आ जाएगी आप पास में, एक तो आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और एक आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो हम इन 3 प्रॉफिट से निकालना सीखेंगे क्या, गुडविल। तो हम बात करेंगे अब अगली क्लास के अंदर कि गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाती है, गुडविल को निकालने के मेथड कौन कौन से। अभी तो एलिमेंट पढ़े हैं हमने चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीज चाहिए हमको, तो वो चीज हमें ये 3 चीजों से निकालनी पड़ेगी। तो आप एक बार दोबारा इनको देखकर इनकी सोचना, इनके बारे में इनको याद करना कि क्या क्या चीजें हमें निकालनी पड़ेगी, क्या क्या चीज होनी चाहिए हमें गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए। अगली क्लासेस के अंदर हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, गुडविल निकाली कैसे जाती है, ये जब चीज आ जाती है तो इनसे कैसे गुडविल निकाली जाती है। देखो जो बड़ा टाइम लगना है ना, वो इनमें ही लगना है, इनमें लगने के बाद गुडविल निकालने में टाइम नहीं लगना है। गुडविल निकालने में तो बहुत कम टाइम लगेगा, जो मेहनत होगी वो आपकी इसी में हो जाएगी। तो ओके, अगले क्लास के अंदर गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू।